आखिर इलाज क्या है इसका? हर बार आप सड़क जाम कर लेंगे, रोड जाम कर लेंगे, आप आने नहीं देंगे, हर बार दिल्ली को घेर लिया जाएगा। क्या दिल्ली के लोगों का कोई अधिकार नहीं है क्या? आखिर इलाज क्या है? कभी किसान के नाम पे, कभी सीए के नाम पे, कभी एनआरसी के नाम पे दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। इलाज क्या है इसका? बिल्कुल, इस बात को समझने की आवश्यकता है और बहुत सही प्रश्न आपने किया है कि आखिर इलाज क्या है। हम लोग के साइड एक कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। इन लोगों पर चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हो या कोई भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो रूल हो, क्योंकि अब आप पब्लिक प्रॉपर्टी को भी डैमेज करने का कार्य कर रहे हैं। आपके वजह से आप टेकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर जो जाम लगाए हुए हैं, डेली कम से कम 3500 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्टेशन के वजह से भारत सरकार का रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो अगर 3500 करोड़ रुपए एक दिन में लॉस हो रहा है तो ये एक महीना में 1,05,000 करोड़ होता है। और ये वही लोग हैं जो जीडीपी का रोना रोते हैं, जीएसटी का रोना रोते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट का रोना रोते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब आप इमेजिन कीजिए कि अगर 1500 से 1600 टावर तोड़ा गया जियो का, तो 1600 टावर पर दो लोग भी कार्य करने वाले होंगे। 3200 लोगों का रोजगार तो आपने छीन लिया भाई साहब। आप राष्ट्र के विकास में कहाँ मदद कर रहे हैं? आप तो राष्ट्र के विनाश में भागीदार बन रहे हैं। ये लोगों के लिए रासुका भी बहुत, और मैं फिर किसानों का बात नहीं कर रहा हूँ। अगर रासुका लगाना है तो आप योगेंद्र यादव पर लगा दीजिए, ये जो जमानत जब्ती नेता है राकेश सिंह टिकैत, इस पर लगा दीजिए। और ये अकाली दल वाले हैं जो कि खूब मलाई लिए 2014 से 2019 तक 20 तक खूब सत्ता का भोग लिए, और उसके बाद देखे कि अब यार हो सकता है कि किसान यहाँ से ये हो जाए, तो वहाँ से ये हरसिमरत कौर जो इस्तीफा दी थी, ऐसे लोगों पर, सुखबीर सिंह बादल जैसे लोगों पर जो कि अपनी पार्टी को चमकाने के आड़ में वहाँ पर निर्दोष किसानों को और नादान किसानों का, वो हत्या है भाई साहब, वो निधन नहीं, वो हत्या है। क्योंकि आप एक साजिश के तहत उन लोग का प्राण वहाँ पर जा रहा है और आप उसके आड़ में राजनीति कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर हमारे आईपीसी में जितनी कड़ी धाराएं हैं उस धाराओं को लगा दीजिए और उसके बाद जनता के सामने एक मिसाल कायम करवाइए। सर, अब बातें हो रही हैं गणतंत्र दिवस को लेकर। कहा जा रहा है एक परेड निकाली जाएगी, ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी। कुछ नेता तो कह रहे हैं कि जो इस समय किसान के नेता बने हुए हैं उनको चीफ गेस्ट बनाया जाए इस गणतंत्र दिवस पे। देखिए, मतलब क्या मैं आपसे बताऊं ना कि मैं आपसे एक बार बोला कि कहीं ना कहीं से ये लोग कोशिश क्या कर रहे हैं। आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया था शुरू में कि इसकी समाधान कैसे निकलेगी, और मैं आपको फिर एक बात बोलना चाह रहा हूं कि जहां पर सामने वाले इंसान की मानसिकता ही हो व्यवधान पैदा करने की, वहां पर समाधान और समस्या का निराकरण ये थोड़ी मुश्किल टास्क लगती है। लोग बोल रहे हैं कि आपको कृषि कानून से परेशानी है, हम इसको ओके कर देंगे। आपको जिस रूल से प्रॉब्लम है, आइए टेबल पर बैठकर चर्चा करते हैं। नहीं, कानून वापस लो। क्यों भाई, क्यों वापस लूँ? आप 60 साल में जो आज भारतीय किसान यूनियन के नेता बन रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप भारतीय किसान यूनियन के नेता बनते हुए 60 साल में 60,000 किसानों को भी अगर प्रगति के पथ पर भेज दिए हो तो आप आगे बढ़कर बनिए चीफ गेस्ट, और आपसे रुकेगा? मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि खालिस्तानी समर्थकों से जो वहां पर खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं और जो बोल रहे हैं कि हाय हाय मोदी मर जा, आप देश के प्रोटोकॉल को अगर पालन करते और आपके अंदर अगर देशभक्ति रहती तो आप देश के प्रधानमंत्री को बोलते कि हाय हाय मोदी मर जा। ऐसे लोगों से हम लोग भी यहाँ पर हैं। और भाई साहब, आपको बता दे रहे हैं स्पष्ट शब्दों में कि ये क्या, इनकी पुश्ते दर पुश्ते लग जाएंगी, तब भी ये गणतंत्र दिवस के परेड को नहीं रोक पाएंगे। और हमारे जैसे युवा, मैं बता रहा हूं कि हमारी सरकार और हमारे कमांडोज जो हैं और हमारी सेना के लोग तो बहुत काफ़ी है, लेकिन हमारे जैसे युवा आगे बढ़ करके इन लोगों का मुकाबला करेंगे और इन लोगों के ट्रैक्टर को रोकने का कार्य आगे बढ़कर, अगर हमारे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाना है तो चढ़ा दो, लेकिन इस राष्ट्र में जो हमारे राष्ट्र के स्वाधीनता के बाद और गणतंत्रता के बाद जो गणतंत्र दिवस मनते आया है उस पर हम कभी आँच नहीं आने देंगे। और एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ कि ये तमाम वामपंथी संगठन से जुड़े जो लोग हैं, आपने देखा होगा अभी चाइना में क्या हुआ। अली बाबा के सीईओ जो थे जैक मा, 2 महीना से इनका कोई पब्लिक अपीयरेंस ही नहीं है। पता नहीं है कहाँ गायब हो गए। कसूर क्या था? चाइना की सरकार की, वो चाइना के राष्ट्र के साथ कुछ नहीं कर रहे थे, चाइना के सरकार के साथ उन्होंने मोर्चा लेने का कार्य करने का सोचा था
और उनके साथ ऐसा हो गया। और आप वैसे वामपंथी विचारधारा को भारत में लाना चाहते हैं, तो आप सोच लीजिए कि अगर वैसा वामपंथी विचारधारा भारत में आ जाए तो आप किसान आंदोलन करके कुछ भी कर लेते। आज सरकार 8 बार आपको टेबल टॉक पर बुला चुकी है, टेबल पर बैठकर आपके साथ बातचीत कर रही है। ये कभी संभव नहीं होता। और ऐसा हो सकता था कि आप गणतंत्र दिवस या स्वतंत्र दिवस का विरोध करने का सोचते तो विरोध करने से पहले ही आपके राम नाम सत्य है करवा दिया जाता। ऐसे लोग जिनको भारतीय जनता ने पहले ही जब ये अपनी राजनीति को चमकाने का कार्य किए और कोशिश किए तो भारत की जनता ने इन्हें ऑलरेडी नकार दिया, चाहे योगेंद्र यादव जी हों या राकेश सिंह टिकैत हों। अब ये लोग इस किसान आंदोलन के आड़ में अपनी राजनीति को चमकाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक और सच्चाई है कि ये कभी सफल नहीं होने जा रहे हैं। उसके पीछे मैं कारण बताता हूं आपको। जब हम नरेंद्र मोदी का चर्चा करते हैं, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत से सत्ता पर आकर बैठे, नरेंद्र मोदी ने एक भारतीय राजनीति में रिवॉल्ट लाया। कैसा रिवॉल्ट मैं आपको समझाता हूं। बुढ़ा शेर को देखे हैं? बुढ़ा शेर जब मरणासन हो जाता है और शिकार नहीं कर पाता है तो कहीं पर हड्डी गिरा रहता है, कहीं पर कुछ रहता है, उसी को उठाकर खा लेता है, उसी को उठाकर चूस लेता है और अपने आप को एनर्जेटिक फील करता है। यही काम विपक्षियों का हो गया जब से नरेंद्र भाई मोदी यहाँ पर सत्ता में आए। और उसके पीछे का रिजल्ट क्या था? भारतीय जनता का अपने प्रधानमंत्री के प्रति अटूट विश्वास। अब विपक्षी सोच रहा है कि मेरे पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो अब रिजल्ट क्या है? चाहे वो सीए या एनआरसी या एनपीआर का मुद्दा हो, या 370 या 35A का मुद्दा हो, या राम मंदिर का मुद्दा हो, या आने वाले समय में अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून का भी मुद्दा आएगा। कुछ कर नहीं सकते हैं। बहुमत में जो पार्टी बैठी हुई है और राष्ट्र के हित में सोच रही है, तो एक काम करते हैं, धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं। सत्ता में है नहीं, जिनकी आदत है लूटने की, खसोटने की, कहीं से कुछ व्यवस्था करने की, वो मिल नहीं पा रहा है, तो अब एक जरिया कमाई का बन गया है आंदोलन। आंदोलन कर दें, आंदोलन में बैठ जाएं, 10 जगह से फंडिंग मंगा लें, चाहे वो पीएफआई से फंडिंग आ जाए या कनाडा से आ जाए या पाकिस्तान से भी आ जाए, उन्हें उससे कोई गुरेज नहीं है। अब मैं पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहा हूँ? याद होगा आपको बालाकोट का सर्जिकल स्ट्राइक। बालाकोट के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये जितने सारे लोग आज वहां पर किसान आंदोलन में किसानों को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं, ये तमाम लोग सरकार से और सेना से, मतलब एयरफोर्स से प्रूफ मांगने का कार्य कर रहे थे। एक नवजोत सिंह सिद्धू हैं, वो भी अपने आप को बहुत बड़ा कांग्रेस का किसान नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है। इसने क्या बोला था आपको पता है? कि हमने ट्री को अपरूट किया है या टेरर को। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद का मैं बात बता रहा हूं। इसने बोला था कि हम पेड़ को खत्म किया है या आतंक को। दूसरे एक थे, उनका नाम सैम पित्रोदा था, गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं। मतलब जब चल जाइएगा 24 अकबर तो आपको दिख जाएंगे अगल बगल। मतलब पप्पू का और प्रियंका का, वो टॉमी दिखे या ना दिखे, लेकिन सैम पित्रोदा आपको जरूर दिख जाएंगे। अब समझिए कि उनके घर में इनकी क्या वैल्यू है। इनका प्रश्न था कि डू वी रियली हैव अटैक्ड ऑन पाकिस्तान। मतलब इनको सेना पर ही डाउट था। तीसरे एक महान पुरुष हैं, उनका नाम है, महाराष्ट्र के पहले के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, डॉगी विजय सिंह। इन्होंने क्या बयान दिया था कि अमित शाह जो झूठ बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो झूठ बोल रहे हैं, सामने आकर उसका प्रूफ देना चाहिए। तो ये वैसे लोग हैं जो कि राष्ट्र जब कुछ अच्छा भी कर रहा होता है तो वहां पर भी अपनी राजनीति करने का और अपनी वहां से राजनीति की रोटी को सेकने का कार्य सोच रहे हैं। अब हम किसान आंदोलन का चर्चा करते हैं। मैं क्यों इसका चर्चा किया मैं ये बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हमें 5000 लोग सुने या 50 लाख लोग सुने। राष्ट्र के लोगों को जो गुमराह करने की साजिश रची जा रही है, उस साजिश का भंडाफोड़ हो। मैं उस लिए बालाकोट स्ट्राइक पर के बारे में चर्चा कर रहा था और अब मैं किसान आंदोलन के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं। 2019 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो भाई साहब, उसके पहले संसद में कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी जब खड़ा होकर अपना स्पीच दे रहे थे कि ये 5 रुपए में आलू खरीदी जाती है और 25 रुपए की आलू की चिप्स और पैकेट्स बेची जाती है, तो ये बीच का जो पैसा जा रहा है, उस पैसा को अगर हम डायरेक्टली
कॉरपोरेटर्स और फार्मर को दोनों को अगर एक साथ जोड़ दें तो कहीं ना कहीं किसान जो 5 और 25 का फेयर है उससे निजात पा जाएगा। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े लेटरों में लिखा था, हमारे राष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ज़रूरत है। हमारे राष्ट्र में 2006 में जो स्वामीनाथन रिपोर्ट आया था, अब जब मैं 2006 के स्वामीनाथन रिपोर्ट का चर्चा करता हूं तो एक और बात आपको याद दिलाना चाहूँगा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा गया था कि देश के किसानों के हित के लिए क्या करना चाहिए, और 2006 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी और ये लोग स्वामीनाथन रिपोर्ट का फाइल दबा कर बैठे थे। उसको लागू करने का कार्य किसने किया? एक चाय वाले का बेटा जब वो प्रधानमंत्री बनता है तो देश के गरीब किसानों का दर्द समझता है। अब स्वामीनाथन रिपोर्ट को आप बोल रहे हो कि नहीं इसको हम खारिज करेंगे, आप अपने मैनिफेस्टो को बोल रहे हो खारिज करेंगे। आपको याद होगा किसान आंदोलन के शुरू में, चाहे वो राकेश टिकैत रहे हो या किसान आंदोलन से जितने भी जुड़े हुए नेता रहे हों, उन्होंने क्या बोला था कि हम इस आंदोलन में किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता को, किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को या किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने मंच पर जगह नहीं देंगे। अभी 3 दिन पहले मैं अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल को सुन रहा था। उन्होंने पता है क्या बोला? उन्होंने स्पष्ट बोला कि जो 54 किसान मरे हैं उसमें से 40 किसान हमारे अकाली दल के कार्यकर्ता हैं। तो क्यों ना हम समझे कि जब 54 में 40 किसान आपके अकाली दल के कार्यकर्ता हैं, इसका मतलब कि जो वहाँ पर विधानसभा का चुनाव होने वाला है पंजाब में, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं इस किसान आंदोलन के आड़ में। अरविंद केजरीवाल वही कार्य कर रहे हैं, कांग्रेस के अमरिंदर सिंह वही कार्य कर रहे हैं। इधर किसानों के तथाकथित हितैषी बनते हैं और बोलते हैं कि ठीक है आंदोलन करो, हम रूल नहीं लाएंगे, और जब यहाँ पर किसान आंदोलन पर बैठते हैं तो अपने यहाँ उस रूल को पास कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल 23 नवंबर को दिल्ली में नए कृषि कानून को लाते हैं और उसके बाद जब देखते हैं कि अरे यार ये तो लग रहा है मामला बिगड़ रहा है, तो 17 दिसंबर को अपने आप को तथाकथित हरिश्चंद्र बताने के लिए बीच विधानसभा में उस कानून को फाड़ने का कार्य करते हैं। पहले सफाई यही देते हैं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून है, तो अगर केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून है तो हमको हर हाल में उसका पालन करना ही है। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं ये गलत है, और लोगों को दिखाकर उस बिल को फाड़ देते हैं। मतलब चिट भी मेरी हो, पट भी मतलब हो। मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि चिट भी मेरी और पट भी मेरी का मतलब कि एक सिक्का के 2 पहलू, हेड और टेल। हेड आया तो आप जीते और टेल आया तो मैं हारा, मतलब दोनों तरह से मैं जाऊं। ये काम यहाँ के केजरीवाल जी कर रहे हैं। कांग्रेस का वही स्थिति है। राहुल गांधी मिलान जाने से पहले, आंदोलन है किसान का और वो चले मिलान, और उसके पहले वो यहाँ पर बोलते हैं कि किसानों के लिए जान दे देंगे, खून दे देंगे, ये कर देंगे, और उसके बाद अपने मम्मा के मम्मा से मिलने चले जाते हैं। जेएनयू वाले हों, चाहे जेएनयू का मतलब मैं वामपंथी संगठनों का बात करना चाहता हूँ, इन लोगों के पास कोई कार्य ही नहीं है। एजुकेशन कंप्लीट करना है 3 साल में तो एजुकेशन कंप्लीट करेंगे 10 साल में, तो वो 7 साल का गैप भरने के लिए क्या करेंगे? राष्ट्र को तोड़ने वाली शक्तियों के साथ जाकर खड़ा हो जाएंगे। उमर खालिद जैसे लोगों के रिहाई का नारा लगवाएंगे, सरजील इमाम जैसे लोगों के रिहाई का नारा लगवाएंगे, जो वैसा कुछ राष्ट्र के विरोध में भड़काऊ भाषण दे देता है। आज तक हमने अपने लाइफ में सुना था कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है, स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है, महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। हमने पहला बार अपने होश में देखा कि अरे यार यहाँ तो ये जेएनयू जैसे जगहों पर अफजल की बरसी मनाई जाती है, मकबूल की जयंती मनाई जाती है। अब आप सोचिए कि आप राष्ट्र के युवाओं को कहाँ ले जाने का कार्य कर रहे हैं, और जो उसके बारे में बोल रहा है उसको आप गोदी मीडिया और अंधभक्त बता रहे हैं। अरे ठीक है, अगर मेरी भक्ति ही है किसी के प्रति, तो भक्ति उसके प्रति होती है जिसके प्रति किसी की अटूट श्रद्धा होती है। और मेरी भक्ति ने इस राष्ट्र में बहुत कुछ कर दिया। मेरी 6 साल की भक्ति ने इस राष्ट्र से, मैं आलू और प्याज का कीमत 2 रुपये और 5 रुपया हो जाए उसके लिए नरेंद्र मोदी को नहीं चुना था। मैंने नरेंद्र मोदी को चुना था कि हमारे राष्ट्र में राम मंदिर का निर्माण हो जाए। मैंने नरेंद्र मोदी को चुना था कि इस राष्ट्र में एक संविधान और एक विधान के नारे के तहत जम्मू कश्मीर में जो रूल है वही रूल दिल्ली में हो, जो कन्याकुमारी में रूल है वही रूल कटक में हो। और हम देख रहे हैं उस चीज़ को कि 370 और 35A को समाप्त करके इन्होंने क्या किया है। लगे हाथ इनसे एक और गुजारिश है कि आर्टिकल 30A को भी समाप्त कर दें। हम जिस चीज़ के लिए उनको यहाँ पर उनका डिमांड था हमारा,
हम देख रहे थे कि हमारे बहुत सारे जगहों पर हमारे हिंदू भाइयों को, जो कि अल्पसंख्यक बनाकर उनके साथ कितनी घिनौनी हरकतें किया जा रहा था, कैसी कैसी करतूतें की जा रही थी। उन लोगों को अगर कहीं से संरक्षण मिल रहा तो हमने उसके लिए मोदी को चुना है। तो हमारी भक्ति कहो या अंधभक्ति कहो, हमारी अंधभक्ति ही राष्ट्र को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। हमने देखा है कि 26/11/2008 के अटैक के बाद यहाँ पर जो मनमोहन सिंह आशीर्वाद स्वरूप, सोनिया के आशीर्वाद स्वरूप पीएम बनकर बैठे हुए थे, इन्होंने एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया था। और हमने ये चीज़ भी देखा है कि जब बालाकोट या उरी का स्ट्राइक होता है, जब अटैक होता है, उरी अटैक या बालाकोट का जो पुलवामा का अटैक होता है, उसके बाद 2-2 सर्जिकल स्ट्राइक हमने अपनी आंखों से देखा है। तो हम ऐसे सब कार्यों के लिए नरेंद्र मोदी को चुने हैं।